मैं अपने लैंडस्केप में कोशिश करती हूँ बहुत रियलिस्टिक बनाने की। तो मतलब बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये आते हैं कि आप जो पेंटिंग कर रहे हो वो पेंटिंग नहीं है, आप जो नेचर में देख रहे हो वो उसको आप हूबहू कैनवास पे उतार दे रहे हो, तो ये कोई आर्ट नहीं है। आर्ट अंदर से कुछ और निकलना चाहिए, लेकिन मैं उसी को एंजॉय करती हूँ, तो मैं क्या करूँ। देखो, मैंने वीडियो में ही बोला था कि रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट ये दोनों पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का चलता नहीं है, एक साइड में कुछ प्रिंट हो, एक साइड में नहीं प्रिंट हो। तो कोई क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे 10 साल यही बात जानने में लग गए। कोई मेरी पेंटिंग के बारे में बात कर रहा है तो वो आपकी पेंटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा होता है, वो अपनी बारे में बात कर रहा होता है कि मुझे इस तरह की पेंटिंग पसंद है। बात सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आंसर है इस बात का कि एक्चुअली जो आपको मॉडिफाई करना चाहते हैं, आपके स्टाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा पेंटिंग क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते, वो अपनी इच्छाएं आपके ऊपर थोप रहे हैं। तो सबसे पहले मैं मंच पे बुलाना चाहता हूं आप लोगों की तालियों के बीच में मिस्टर हेमराज, प्लीज मंच पर आए। इधर से भी आ सकते हैं, आइए। और रेनू मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज फूलों से आपका स्वागत किया जाए। एक छोटा सा और औपचारिकता हम करना चाहते हैं। तो बातों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं हेमराज जी से। हेमराज जी के कई मित्र यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अलग अलग एग्जीबिशंस में, अलग अलग आर्ट कैंप्स में उनसे मिलते रहते हैं। और मैं तो आपका बहुत जूनियर हूँ, आप तब निकल चुके थे शायद, जहाँ तक मेरा ख्याल है ना। आप शायद समीर से भी पहले, है ना, राठौर के कंटेम्प्रेरी थे आप। हाँ, इनफैक्ट जीआर इरन्ना आपका जूनियर था, शायद जूनियर था, क्योंकि हमारे टाइम पे वो एमएफए कर रहे थे। एक्चुअली सब लोग ये जानना चाहते हैं हर एक आर्टिस्ट से कि बचपन का वो पहला कौन सा पल था जब कला ने आपको अपनी ओर खींचा और आपने ये डिसाइड किया कि हाँ, मुझे आर्ट में करियर बनाना है। वो 2 घटनाएं हम सुनना चाहेंगे आपसे। दुर्घटनाएं, माइक को थोड़ा पास रखिएगा। सबसे पहले तो मैं अश्विनी जी को बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। मैं शुरू करता हूँ अपने बचपन से। मेरा बचपन वैसा नहीं रहा जैसा कि एक आम बच्चे का रहता है। पहले बचपन में मेरी कोई आर्ट इतनी बढ़िया नहीं थी। कहते ना बोर्न आर्टिस्ट है, मैं बोर्न आर्टिस्ट नहीं था। स्कूल में मेरे साथ एक कुलीग, मेरे दोस्त थे। उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी ड्राइंग थी, मेरी थोड़ी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मतलब कमाल की ड्राइंग वो कर रहे थे अपनी क्लास में। मैंने क्या किया, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी। मैंने उनकी ड्राइंग की फाइल टीचर को दिखा दी अपनी बनाकर।
कि सर ये मेरी फाइल है, ज़रा देखिएगा। वो टीचर तो एकदम खुश हो गए बिल्कुल देखकर, भाई वाह कमाल कर दिया हेमराज तूने तो, बहुत ही बढ़िया। और ऐसा नहीं कि मेरी ड्राइंग ही इतनी अच्छी नहीं थी, मेरे बाकी के सब्जेक्ट भी अच्छे नहीं थे। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, जितने भी सब्जेक्ट थे, हर पीरियड में मुझे खड़े होना था। भाई किसने काम नहीं किया, खड़े हो जाओ। तो हेमराज का नंबर से पहले था। मतलब हर पीरियड में जिल्लत। अभी क्या है कि अब मेरे को समझ में आता है कि जितनी भी प्लानिंग बनाई जाती हैं, चाहे वो एजुकेशन से हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, आर्ट की फील्ड से भी हो, हम जो उसके एक्सपर्ट होते हैं उनसे पूछते हैं कि हम क्या करें पढ़ाई के लिए और क्या करना चाहिए। उनसे पूछने की जरूरत नहीं होती मेरे हिसाब से, उस बच्चे से पूछने की जरूरत होती है जो सबसे कमजोर है। उसको कोई पूछता नहीं तू कहाँ बैठा हुआ है। जरूरत सबसे ज़्यादा उसको है और उससे कोई बात नहीं करता। जरूरत मुझे थी मुझसे पूछने के लिए कि भाई तुम्हारे लिए क्या किया जाए, लेकिन मेरे बारे में कोई बात नहीं थी। हर पीरियड में मुझे सजा मिलनी थी, तो मैंने ऐसे ही वो फाइल अपने टीचर को दिखा दी और टीचर ने मुझे बड़ी तारीफ की उन्होंने मेरी। और मुझे लगा यार ये तो ड्राइंग बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी ड्राइंग तो मैं बना सकता हूँ, मुझे भी तारीफ मिल सकती है। ये ड्राइंग तो मैं भी कर सकता हूँ और मुझे भी इतनी ही तारीफ मिल सकती है जितनी इसकी फाइल को देख के मिल रही है मुझे अब। उस वक्त एक्चुअली आत्मस्वाभिमान की ज़्यादा जरूरत थी। हाँ, मेरे दिमाग में बात बैठ गई और मैंने ड्राइंग करना जोर शोर से शुरू कर दिया। फिर लेकिन अब मुझे मालूम चलता है कि उन टीचर्स को ये पता होगा कि ये फाइल उसकी नहीं है, क्योंकि मैं भी अब टीचर हूँ एक जगह। मुझे तो मालूम चला था फाइल किसकी है किसकी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे तारीफ की। उनका कोई उद्देश्य होगा, लेकिन मेरे काम आ गया और मैंने फिर निरंतर कंटिन्यू ड्राइंग को पकड़ा। और फिर उन्हीं टीचर्स ने मुझे तब मैं 8th क्लास में था, उन्होंने कहा कि हेमराज अब आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, अब आपको आर्टिस्ट बनना है। अब आपको आर्टिस्ट बनना है। मेरे पिताजी मुझसे थोड़े परेशान थे कि भाई पढ़ता नहीं है, क्या करेगा, कुछ तो होना चाहिए इसका, कुछ तो कराओ इसको। तो कभी वो मुझे लेडीज टेलर की दुकान पे बैठाते हैं छुट्टियों में, तू लेडीज टेलर बन जा, सीख काम। लेडीज टेलर के यहाँ बैठ गए। मैंने कहा पापा ये तो बताइए, तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है, 2 महीने हो गए, काज ही बटन नहीं सिखा रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा, बेकार है। फिर मुझे बिजली वाले की दुकान पे बिठा दिया। फिर जब टीचर ने मुझे बोला 8th क्लास के अंदर, तेरी ड्राइंग अच्छी है, तू आर्टिस्ट बन जा, मैंने पिताजी को बोला पिताजी मुझे BFA करना है और आर्टिस्ट बनना है। वो तो खुश हो गए सुनकर कि चलो कुछ तो सोच रहा है अपने बारे में। वो हनुमान जी की पूजा करते हैं, एक हनुमान जी की फोटो उन्होंने लगाई हुई है। मैंने उस फोटो के ऊपर BFA लिख दिया मार्कर से, और जब भी वो हाथ जोड़े हनुमान जी की फोटो के सामने, पिक्चर के सामने, तो उनको BFA नजर आए। तब सिर्फ मैं 8th क्लास में था। फिर 12th हुई तो वो मुझे हाथ पकड़कर कॉलेज ऑफ आर्ट ले गए। चल भाई तेरे को कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन दिलाते हैं।
कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन मुझे मिल गया। मैं BFA में आ गया फर्स्ट ईयर। तब कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात थी, इतना आसानी से मिलता नहीं था। मुझे पहली बार में एडमिशन मिल गया था। एडमिशन लेने के बाद मुझे मालूम चला कि जो मेरे साथ और दूसरे स्टूडेंट हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं। कोई 2-3 साल से ट्राई कर रहा है, उसका हुआ है। कोई किसी के फादर आर्टिस्ट हैं, किसी की मदर आर्टिस्ट है, कोई फील्ड में काम कर रहा है। मैं सीधा 12th क्लास से गया था। उनके मुकाबले मेरी ड्राइंग कुछ खास नहीं लगी। मेरे टीचर हुआ करते थे मिस्टर विजय मोहन और मिस्टर राजेश मेहरा। उन्होंने मुझे बुलाया, भाई तुम्हारे नंबर तो बहुत कम है, क्या करोगे? मैंने कहा सर और मेहनत करेंगे। फिर काम में बिल्कुल डूब गया और 4th ईयर तक आते आते मुझे एक कॉलेज ऑफ आर्ट से फर्स्ट प्राइज मिला BFA फाइनल ईयर में। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सोचते हैं यार हमारा तो होगा नहीं, इनकी आर्ट है, इनकी आर्ट तो बहुत बढ़िया है, यही आके दिखेंगे फील्ड में और कोई हम तो कहीं टिकते नहीं। ऐसा नहीं है। सब में दम बराबर है, सिर्फ दम लगाने की जरूरत है। इसलिए कभी ये ना सोचें कि हम पीछे हैं। फिर मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था, इसी बेस पर मुझे तुरंत MFA में एडमिशन मिल गया। लेकिन एक गलती मैंने यही की, अगर आपने BFA एक कॉलेज से किया तो MFA कोशिश करें कि दूसरे कॉलेज से करें। इससे आपको नए टीचर्स, नए प्रोफेसर, नया तरीका, एक नया सब कुछ मिलता है। लेकिन मैंने उसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तब भी MFA में भी एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं था। हेमराज जी, उस वक्त प्रिंसिपल कौन होते थे? OP शर्मा जी होते थे या कोई और? MFA में एक साल OP शर्मा सर थे और दूसरी साल चेंज हो गए थे, मिस्टर नरेंद्र सेन आ गए थे। और आपके HOD क्या जय जरोटिया जी थे उस वक्त? मिस्टर जय जरोटिया, राजीव लोचन। फर्स्ट ईयर में राजीव लोचन सर थे और सेकेंड ईयर में मिस्टर जय जरोटिया जी थे। जी, राइट। हम लोग 7 स्टूडेंट थे क्लास में MFA की। एक कोरियन स्टूडेंट थी, सोनिया खुराना, धर्मेंद्र राठौड़, रॉय थॉमस, सीमा, मैं। ये लोग मुझसे काफ़ी सीनियर थे, फील्ड में भी काम में भी। ये लोग मुझसे पहले उन्होंने BFA किया था, मैं इनसे काफ़ी छोटा था। इनकी पेंटिंग मुझसे बहुत अच्छी दिखाई पड़ती थी। तो आपको कभी उनके बीच में रह के कोई स्ट्रगल फील करना पड़ा कभी ऐसा? नहीं, स्ट्रगल उस तरह का स्ट्रगल नहीं था, सिर्फ काम का स्ट्रगल था। बहुत जबरदस्त स्ट्रगल था। हम लोग रात को भी कॉलेज में रुककर पेंटिंग करते थे वहाँ पर। और किसी ने कंप्लेंट कर दिया कि भाई ये लड़के लड़की भी रात को रुकते हैं काम करने के लिए, तो हमारी पेंटिंग बंद हो गई। लेकिन फिर लगा प्रिंसिपल को कि भाई नहीं, ठीक है, ये ठीक ही बच्चे हैं, इनको काम करने दो। हम रात में भी रुककर कॉलेज में पेंटिंग करते थे। और कॉलेज ऑफ आर्ट के फाइनल ईयर में मुझे फिर पंडित रविशंकर अवार्ड मिला, जो कॉलेज के बेस्ट स्टूडेंट को मिलता है। जोरदार तालियां इस बात के लिए कि एक व्यक्ति, एक बच्चा जो स्कूल में अपनी आइडेंटिटी के लिए
फाइट कर रहा था, सोच रहा था कि मैं किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा, जिस हर सब्जेक्ट में जिसे सजा मिल रही थी कि हाँ इसमें तुम्हारा होमवर्क पूरा नहीं है, इसमें तुम्हारे मार्क्स ज़्यादा नहीं है, और एक वो व्यक्ति अपनी जर्नी तय करता है, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, और फाइनली वो एक कॉलेज में पहुंचते हुए मास्टर लेवल पे जब पहुंच रहे हैं तो उसका टॉप अवार्ड जो है अपने नाम करता है। तो एक सच में ही बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है ये, और मैं समझता हूँ कि हम सब लोगों से जुड़ी हुई है, और ये हमें इंस्पायर करती है इस बात के लिए कि सभी लोगों को सब कुछ थाली में परोस के नहीं मिलता, हम लोगों को जुटाना पड़ता है। एक बच्चा बोल रहा था मेरे को कि हम लोग काबिल पैदा नहीं होते, काबिल बनना पड़ता है हम लोगों को। तो बड़ी अच्छी लाइन थी वो, और आपकी कहानी में मेरे को बिल्कुल वो चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे हेमराज जी, हम ये जानना चाहेंगे कि पूरी लाइफ में जो अभी तक जितनी लाइफ है, सबसे डार्क पीरियड आपको कौन सा लगा, यदि वो पब्लिक से शेयर करने लायक है, या आपकी प्राइवेसी को अगर क्रॉस नहीं करता है तो देखो, पेंटिंग की लाइफ जब मैं आर्टिस्ट बन रहा था, BFA फाइनल ईयर, उस सीरीज का नाम था मेटामॉर्फोसिस। उसमें मैंने अपनी ही बात कही थी कि एक आम लड़के से कैसे आर्टिस्ट में, एक आम लड़का कैसे आर्टिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो मेटामॉर्फोसिस था। जैसे एक तितली अपने एक नए रूप में चली जाती है पुराने रूप को छोड़कर, ऐसे ही जैसे अब यहाँ पर आप लोगों की एग्जीबिशन लगी हुई है, बच्चों की एग्जीबिशन लगी हुई है। मैं BFA फाइनल ईयर में था, तो पेंटिंग का सिलेक्शन पहले होता है कि कौन कौन सी पेंटिंग लगनी है। हाँ बिल्कुल, उससे पहले होता है वो एक हफ्ते का प्रोसीजर होता है, लास्ट में 3-4 दिन पहले ही वो सिलेक्शन हो जाता है उसका। OP शर्मा सर मेरे प्रिंसिपल थे, वो ही खुद पर्सनली सिलेक्शन करते थे हर एक स्टूडेंट का, 4-5 पेंटिंग या 2 पेंटिंग, किसी की 1 पेंटिंग। जो अच्छी लगती थी उनकी ज़्यादा पेंटिंग सिलेक्ट होती थी, जो अच्छी नहीं लगती थी उनकी 1-2 पेंटिंग लगती थी। तो मेरी सबसे ज़्यादा पेंटिंग BFA में सिलेक्ट हुई थी शो में लगने के लिए, गैलरी में लगने के लिए, एनुअल शो में लगने के लिए। तो मैंने वो पेंटिंग्स लगा दी। तो सर आए, OP शर्मा सर, उन्होंने कहा हेमराज वो वाली पेंटिंग कहाँ है। उससे बढ़िया बात मुझे कोई नहीं लगी कि ऐसी पेंटिंग भी हो सकती है जो मेमोरी के अंदर बैठ जाए। उन्होंने देखी होगी पहले क्लास में, और उनको याद रह गई होगी, वो याद रह गई उनको। तो मुझे लगा भाई अब कुछ पेंटिंग्स में बात है, दम है कि किसी के इतना अंदर डीप विजुअल्स में चली गई है वो इमेज, कि वो अब जब डिस्प्ले में वो पेंटिंग यहाँ मिसिंग है तो वो उनको वो इमेज रिफ्लेक्ट कर रही है, रिकॉल कर पा रहे हैं कि जो मैंने क्लास में देखी थी एक पेंटिंग, वो वाली पेंटिंग यहाँ नहीं है। जिसका सिलेक्शन हुआ था उन्होंने खुद सिलेक्शन किया था, मतलब हजारों पेंटिंग्स लगती थी कॉलेज में हमारे, और उनमें से वो पेंटिंग उनको याद है। मैंने कहा यार अब बात है कुछ। तो अब आगे का सिलसिला शुरू करते हैं, और आपकी मूवी भी जो है बिल्कुल तैयार है यहाँ पर चलने के लिए। और इससे पहले कि मैं हम लोगों को ठीक है, तो हम लोग मूवी देखते हैं, और मैं एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो कि सबकी हिम्मत नहीं होती वो पूछने की। बाद में क्वेश्चन आंसर राउंड पे भी हम आएंगे। अब तक आपकी सबसे महंगी पेंटिंग कितने रुपए की बिकी है? ये किसी भी आर्टिस्ट से नहीं पूछा हम लोगों ने लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। बहुत ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला तो नहीं बैठा कोई भाई? अभी बीकानेर हाउस से एक पेंटिंग मेरी 18 लाख में बिकी थी। जोरदार तालियां। ये इनको प्रेरित करेगा एक्चुअली कि ये वही बच्चा है जो स्कूल में शायद किसी पीरियड में हाथ ऊपर करके खड़ा होगा, वही बच्चा है जो आज 18 लाख रुपए की एक पेंटिंग बेच रहा है। और लोग जब मिलने के लिए आते हैं तो उनके पेरेंट्स पूछते हैं पेंटिंग सीख के क्या करोगे, क्या होता है आगे, क्या करियर होता है, क्या चीज होती है, ऐसे बिल्कुल ब्लर सा उनका
चेहरा होता है। तो आप लोगों को पता चलना चाहिए, जब लोग आपने भी ज्वाइन किया था तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने भी पूछे थे। तो यात्रा ऐसे होती है और ये यात्रा आपको कहाँ पहुँचाती है वो हेमराज जी की ज़िंदगी से हम लोगों को सीखने का मौका मिल रहा है। तो हेमराज जी की एक मूवी है जो कि हम अब देख रहे हैं और हम इसको थोड़ा सा साइड करने में मेरी हेल्प करना मनीष थोड़ा सा। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि सर आपका मीडियम क्या है और आपने उस मीडियम को क्यों सेलेक्ट किया? और मेरा मीडियम है वो ऑयल ऑन कैनवस है। मीडियम चूज करना अपने हाथ में है, लेकिन जब मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था BFM में, तो हमारे एक प्रोफेसर थे मिस्टर प्राणनाथ माधो, PN माधो हम जिनको बोलते थे। तो उस टाइम उन्होंने क्लास हमारी लिखी मिनिएचर पेंटिंग्स की कॉपी करना था हम लोग को ऑयल में। वो पेंटिंग्स मैंने उनको करके दिखाई। उस पेंटिंग में मेरे को उन्होंने मार्क्स तो इतने ज़्यादा नहीं दिए, लेकिन उन्होंने मेरे को मुझे एक चीज़ कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपने जो रंग फैलाए हैं वो बहुत अच्छे से फैलाए हैं। मीडियम उसे ही चुनते हैं जो हमारा कहना मानता है। जैसे ऑयल ऑन कैनवस, ऑयल ऑन कैनवस जो मीडियम है मेरा बहुत अच्छे से कहना मानता है। और ये मेरा कहना ऐसे मानता है क्योंकि मैंने इसके ऊपर बहुत लिहाज किया है, मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। अब मेरी पेंटिंग्स मैं जैसे भी चाहता हूँ ये मेरा साथ देता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप इतने मोटे मोटे कलर लगाते हो, ये सुनते कैसे हैं? तो मैं उनसे बोलता हूँ मेरी ऑयल से दोस्ती है, मेरी ऑयल कलर से दोस्ती है। मैं बोलता हूँ सूझ जा तो सूझ जाता है, एक पकड़ है ऑयल के ऊपर। तो मैंने अपना मीडियम चुना ऑयल ऑन कैनवस। ऐसा नहीं कि मैंने चुना, मुझे भी किसी ने माध्यम बनाया, मुझे भी किसी ने मीडियम बनाया हुआ है। मेरे को मीडियम ऊपर वाले ने बनाया हुआ है, भगवान ने मेरे को मीडियम समझा है और उसके माध्यम से मैं अपनी पेंटिंग्स बनाता हूँ। उन्होंने मेरे को मीडियम बनाया और मैंने ऑयल ऑन कैनवस, और मुझे लगता है कि ऑयल ऑन कैनवस ने भी अपना कोई मीडियम बना रखा होगा और दोस्त ने बना रखा है, उसने भी कोई मीडियम बना रखा होगा। ऐसे चेन है, मीडियम छोटा सा दिखता है लेकिन इसकी पूरी चेन एक साथ काम करती है। मेरा मीडियम ऑयल कैनवस, मैं भी किसी का मीडियम हूँ, और हो सकता है वो भी किसी और का मीडियम हो। मेरे नीचे भी कई मीडियम है और मेरे ऊपर भी कई मीडियम है। सर आपने जैसे कि बताया कि ऑयल एक माध्यम है और आपने ये भी कहा कि भगवान ने आपको भी एक माध्यम बनाया है। इसी तरह आपने ऑयल को एक अपना माध्यम बनाया जिसके द्वारा कि आप जो भी सुंदरता है, जो भी एस्थेटिक है वो अपनी कैनवस पे आप दिखाते हो और दर्शाते हो। बहुत सर मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आप अपनी पेंटिंग को सिलेक्ट कैसे करते हैं कि आपको क्या बनाना है? आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है कि आप सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं कि क्या बनाना है। क्या बनाना तो ठीक है, कुछ ही बनाओ, लेकिन मेन है कैसे बनाना है। कैसे बनाने से क्या बनाने का मतलब चेंज हो जाता है। पेंटिंग बनाने से पहले पेंटिंग को कंसीव करना जरूरी है। पेंटिंग कंसीव होगी तभी हम पेंटिंग बना सकते हैं। जब पेंटिंग्स हमारे अंदर बनते हैं, पहले हमारे अंदर पेंटिंग बनने लगती है, शुरू में वो ऐसे दिखाई पड़ते हैं मानो कि जैसे पानी के नीचे ज़मीन है और ज़मीन के अंदर से कोई बुलबुला, पानी नहीं है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा।
फिर वो हल्का सा रेत के ऊपर आता है, फिर पानी के बीच में और फिर बिल्कुल ऊपर। तो वैसे ही पेंटिंग हमारे अंदर भी ऐसे ही जन्म लेती है। पहले वो दिखाई नहीं पड़ती कि है कहाँ, लेकिन होती है। फिर वो हल्के से बुलबुल के बीच में आती है हमारे अंदर, फिर बिल्कुल क्लियर पेंटिंग दिखाई पड़ने लगती है। फिर हम अपनी पेंटिंग को एक ब्लैंक कैनवस पर एक ब्रश के स्ट्रोक से स्टार्ट करते हैं, और वो ब्रश का स्ट्रोक से फिर आगे बताता है कि अब क्या करना है। लेकिन वो पेंटिंग इतनी स्पॉन्टेनियस होती है कि उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते। वो पेंटिंग हमको ही कंट्रोल कर रही होती है। पेंटिंग तो हम नहीं बना रहे होते, पेंटिंग हमें बना रही होती है, हमें ही गाइड कर रही होती है कि ऐसा करो, ऐसा करो, अब ये कलर लगाओ, वो कलर लगाओ, हम नहीं लगाते। फिर पेंटिंग जब खत्म हो जाती है तो हम डिसाइड नहीं करते, आदमी डिसाइड नहीं करता कि पेंटिंग खत्म हो गई है, बल्कि पेंटिंग खुद डिसाइड करती है और आर्टिस्ट को एक सिग्नल, एक आभास कराती है कि अब पेंटिंग खत्म हो गई है, इसको छोड़ दो। ये है पेंटिंग का शुरू से और आखिर तक का प्रोसेस। मैं कहता हूँ पेंटिंग में ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं कि क्या बनाना है, पेंटिंग में जरूरी है कि कैसे बनाना है। क्या बनाने से इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हम किसी को कहें थैंक यू, ओके थैंक यू, मतलब दोनों शब्द एक ही हैं, आपने एक ही थैंक यू बनाया, लेकिन कहने के ढंग से उसका मतलब चेंज हो गया। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं क्योंकि इस बात पर ध्यान नहीं रख पाते कि कैसे बनाना है। बनाते तो हैं, लेकिन कैसे बनाने से मतलब बिल्कुल सब तक चेंज आता है। जैसे कि सर आप एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप एब्स्ट्रैक्ट से आपकी क्या समझ है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करने की? आपने पूछा है एब्स्ट्रैक्ट के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट से आपका क्या समझ है, क्या अभिप्राय है। देखो एब्स्ट्रैक्ट बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन लोगों ने बहुत बड़ा बनाया है। इतनी बड़ी बात नहीं है। हम कुछ लिखते हैं, किताब पढ़ते हैं, किताबों के अंदर कुछ अक्षर बने होते हैं, कुछ शब्द बने होते हैं, एक शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, लगातार शब्द ही शब्द लाइन से लगे हुए हैं। लेकिन वो शब्द बने हुए कैसे हैं, कैसे जमे हुए वहाँ पर, वो जमे हुए हैं स्पेस की वजह से। एक शब्द के बीच में और दूसरे शब्द के बीच में जो स्पेस है, उसकी वजह से दूसरा शब्द दिखाई पड़ता है। अगर दोनों के बीच में स्पेस ना हो तो वो शब्द नहीं बन पाएगा। एक शब्द के बीच में जो स्पेस है उसे मैं बोलता हूँ एब्स्ट्रैक्ट। जैसे बादल आसमान में घूम रहे हैं, एक बादल, दूसरा बादल, तीसरा बादल, उन बादलों के बीच में स्पेस है। वो जो स्पेस है, जो खाली आसमान है, उसको बोलता हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट शब्द इतना ही है कि जहाँ तरंगे शांत हो जाए, जहाँ से आवाज आनी बंद हो जाए, तरंगे उतनी बंद हो जाए, वह एब्स्ट्रैक्ट। मेरी पेंटिंग्स में भी वैसा ही है। मुझे लोग एब्स्ट्रैक्ट पेंटर कहते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और फिगरेटिव ये दोनों सिर्फ बनाए हुए शब्द हैं, इनका कोई आपस में कोई मतलब नहीं है। दोनों सिर्फ आर्ट को जानने के लिए हैं कि जान कैसे जाए। जब जानना है तो फिर नाम भी रखना पड़ेगा। इनका नाम आप ABCD भी रख दो, ऐसे भी बड़ी बात नहीं थी। A रख दो या B रख दो, फिगरेटिव को A कर दो, एब्स्ट्रैक्ट को B कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ नाम है। आर्ट दोनों में बराबर रहती है, जैसे फिगरेटिव में वैसे ही एब्स्ट्रैक्ट में, कोई फर्क नहीं है। देखो एब्स्ट्रैक्ट शब्द या एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कोई फिगरेटिव पेंटिंग से अलग नहीं है या कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग से अलग नहीं है। ये जितने भी शब्द हैं, एब्स्ट्रैक्ट, फिगरेटिव, कॉन्सेप्चुअल, इंस्टॉलेशन, जितने भी मीडियम हैं,
जितने भी तरीके हैं पेंटिंग करने, जितने भी स्टाइल हैं, ये सिर्फ स्टाइल को अलग करने का, जानने का एक तरीका है। सबके अंदर आर्ट बराबर बहती है, बराबर चलती है। म्यूजिक के अंदर भी ट्यून जहाँ पर म्यूजिक नहीं है उससे बनती है। वैसे ही पेंटिंग्स में जो एब्स्ट्रैक्ट है, जहाँ पर सब नहीं है, जहाँ पर फिगर नहीं है, वहाँ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है। उससे भी बहुत कुछ वही फीलिंग हम दिखा सकते हैं जो कि शब्दों से दिखाई जाती है। जो हमने नहीं कहा, कई आपने पेंटिंग देखी होंगी, हम लोग कोई पेंटिंग करते हैं, फिगरेटिव पेंटिंग करते हैं, आर्टिस्ट फिगरेटिव पेंटिंग करते हैं, हमने कोई पोर्ट्रेट बनाया है, हमने तो पोर्ट्रेट बनाते हैं, लेकिन जो पीछे जो बैकग्राउंड जो स्पेस छूट गया है उसको हम भूल जाते हैं। जबकि वो पोर्ट्रेट उस खाली स्पेस की वजह से नहीं बना है, वो है एब्स्ट्रैक्ट जो आपने छोड़ दिया। जब आप पेंट करते हो, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग करते हो, तो मुझे तो मेरा प्रश्न है आपका रंगों पे संबंधित है कि क्या आपका कोई फेवरेट कलर है पेंट करते वक्त, या एक या दो कलर को आप यूज करते हो, या फिर बहुत सारे कलर को आप यूज करते हो पेंटिंग? ओके, आपका क्वेश्चन है कि आप रंग कैसे चूज करते हैं, रंग का सिलेक्शन कैसा होता है? ओके, तो पहले जब मैं पेंटिंग करता था तो मेरे कुछ फेवरेट कलर हुआ करते थे, जैसे रेड है, ब्लू है, लेकिन पेंटिंग करते करते धीरे धीरे मुझे मालूम चला कि ये जो है पेंटिंग्स में कलर अगर जो फेवरेट हैं तो बाकी के साथ जाते रहते हैं। अगर मैं रेड पसंद है तो उसका मतलब ये है कि मुझे ब्लू उतना पसंद नहीं है, और मुझे ब्लू पसंद है तो मतलब ये है कि मुझे रेड उतना पसंद नहीं है। मतलब उसके साथ जाती हो गई, मैं किसी भी कलर के साथ जाती नहीं करना चाहता था। तो अब मेरा कोई भी कलर कोई फेवरेट कलर नहीं है, मेरे सभी कलर फेवरेट हैं, मुझे मेरी पूरी कलर पैलेट फेवरेट कलर है। इससे हुआ क्या कि मैं अब कोई भी कलर खोल के इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने किसी भी कलर से अलग से कोई रिलेशन नहीं बनाया हुआ। मेरे सब कलर से एक रिलेशन है, एक जुड़ाव है। अब देखो, आप आम जिंदगी में भी देखिए, अगर आपको रेड पसंद है, रेड कलर पसंद है, तो आप नीले रंग की शर्ट इतने अच्छे से नहीं पहन पाएंगे जितना कि आप रेड कलर की शर्ट पहनेंगे। मुझे लगा यार कि सही बात नहीं है कि दूसरे रंगों को हम छोड़ दें। तो अब मेरा जो कलर, कोई भी कलर ऐसा नहीं जो फेवरेट हो, मैं सभी रंगों को बराबर अहमियत देता हूँ, चाहे वो रेड है, ब्लू है, या इनकी मिक्स शेड है, प्राइमरी कलर है, सेकेंडरी कलर है, ह्यूज हैं और न्यूट्रल कलर है। मतलब जो भी कलर्स हैं, जो भी है, मैं सबको बराबर अहमियत देता हूँ। मैं कलर को चूज नहीं करता कि ये मेरा फेवरेट है, वो मेरा फेवरेट है। तभी मेरी पेंटिंग का आपने देखा होगा, सभी तरह के रंग वैसे ही आते हैं जैसे कि दूसरे रंग हैं। एक रंग दूसरे रंग से ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा अहमियत या ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है, सारे रंग एक बराबर लेवल पर आकर मेरे पेंटिंग्स में दिखते हैं। तो बैलेंस की अगर हम बात करते हैं तो बैलेंस सिर्फ कलर में नहीं होता, सिर्फ कलर में बैलेंस की बात नहीं है, हमें फॉर्म्स में भी बैलेंस दिखाई दिखना चाहिए, फॉर्म्स में भी बैलेंस दिखना चाहिए, हमें कलर्स में भी बैलेंस दिखना चाहिए, हमें लाइनों में भी बैलेंस दिखना चाहिए, हमें टोन्स में भी बैलेंस दिखना चाहिए। हम टोन्स को भी बैलेंस करते हैं, कलर को भी बैलेंस करते हैं, फॉर्म्स को भी बैलेंस करते हैं। बैलेंस हर एलिमेंट में बराबर योगदान देता है। बैलेंस नहीं हो तो आपकी पेंटिंग अटपटी लगेगी, मतलब कोई सब इतना बड़ा ना दिया और कुछ छोटा सा। हम जब कोई लेटर लिखता है, कोई भी एक टाइपिंग करते हैं कंप्यूटर से या टाइपराइटर से, तो उसमें सारे फोन एक जैसे होते हैं। अगर उसके अंदर किसी भी जहाँ कोई दूसरा फोन लगाते हैं तो वो बड़ा दिखाई पड़ता है, मतलब बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस तो हमें हर चीज़ में करना पड़ेगा, लाइन में भी, टोन में भी, टेक्सचर में भी। आप कलर के साथ
सही बैलेंस रखते हो, लोगों के साथ भी आप सही बैलेंस रखते हो, टेक्सचर के साथ भी सही बैलेंस रखते हो। आपने अपनी पेंटिंग में टेक्सचर को तो नहीं मान दिया जितना हमारे अपने को और कलर और ड्राइंग। बिल्कुल रखना ही पड़ेगा, उसके बगैर तो पेंटिंग बन नहीं सकती। हमें सारे एलिमेंट को बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा। सर आप एब्स्ट्रैक्ट बनाते वक्त चीज़ों को सिलेक्ट कैसे करते हैं? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाम एब्स्ट्रैक्ट कहने से आपने जैसे कहा कि एक दो चीज़ों के बीच का जो गैप होता है उसको आप एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं, उसकी जो सुंदरता है, उसका जो एस्थेटिक सेंस है, उसको आप अपने पेंटिंग के थ्रू दिखाते हैं। तो उस चीज़ को आप सिलेक्ट कैसे करते हो कि हाँ अब ये कंप्लीट होता है, अब यहाँ मुझे रुक जाना चाहिए? देखो अभी आप टेक्निकली बात कर रहे थे, टेक्निकली बहुत से जैसे टोन के बारे में, रंगों के बैलेंस के बारे में, लाइन के बैलेंस के बारे में, ये सिर्फ स्टार्टिंग में हमें देखनी पड़ती है। आर्टिस्ट को सिर्फ स्टार्टिंग में इनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, इनको बैलेंस करना पड़ता है और से इनको दर में लाना पड़ता है। मतलब हर चीज़ करनी पड़ती है, होती नहीं है शुरू में, ये सब चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस बढ़ता है तो ये चीज़ करनी नहीं पड़ती, फिर ये चीज़ें अपने आप होती हैं। आप कलर लगाओगे, सिर्फ कलर स्टार्ट करोगे, कलर लगाना स्टार्ट करोगे, सारे कलर अपना बैलेंस होना शुरू होता है। आप लाइन लगाओगे, लाइन अपना होनी बैलेंस होनी शुरू होती है। आप टोन लगाओगे, टोन अपना बैलेंस होनी शुरू करती है। वो बड़ा ही स्पॉन्टेनियस तरीका है, वो बहुत ही अभ्यास करने के बाद आर्टिस्ट को मिलता है, एक पोस्ट मिलती है उसको, जिससे वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली चलती हैं। लेकिन जब एक स्टूडेंट शुरू करता है, आर्ट का स्टूडेंट बहुत चीज़ें सब शुरू करता है तो उसको बहुत जोर पड़ता है इन चीज़ें काम करना। जैसे पंडित रविशंकर कोई स्टूडेंट हैं या किसी आर्ट टीचर के स्टूडेंट है, तो जब वो करेंगे, वो सितार बजाएंगे, तो उनके सितार बजाने में वो भी वही राग बजा देंगे जो पंडित रविशंकर जी ने बजाया है, लेकिन उनके बजाने में एक कोशिश दिखेगी। लेकिन जब पंडित रविशंकर बजाएंगे तो उनके बजाने में कोशिश नहीं दिखेगी, वो अपने आप लगेगा कि अपना बज रहा है, सितार अपना होता है। ये बहुत प्रैक्टिस से, अभ्यास के बाद अपने आप चीज़ें बनने लगती हैं, सारी चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं। फिर टेक्निक्स की कोई बात नहीं होती कि टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, वो सब चीज़ें ऑटोमेटिक चलते हैं, स्पॉन्टेनियसली में चलती हैं। जैसे कि आपने एक्सपीरियंस की बात की, आपने ये एक्सपीरियंस जैसे जैसे आता है हम बैलेंस करने से जाते हैं, चाहे वो कलर की बात हो, कलर की बात हो या टेक्सचर की बात हो, तो आप तब से आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ अब मुझे एब्स्ट्रैक्ट ही करना है, ये कभी आपने मतलब डिसाइड किया? आपने BA भी किया है, MFA भी किया है, उसके बाद फिर आपने ये रियलाइज किया कि हाँ मैं पेंटिंग करूँगा तो एब्स्ट्रैक्ट ही करूँगा? से मैं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, कब मैंने डिसाइड किया? असल में मुझे पता ही नहीं लगा कि मैं कब फिगरेटिव से एब्स्ट्रैक्ट नाम दिया। मैं शुरू में बहुत ही रियलिस्टिक पेंटिंग करता था, पोर्ट्रेट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। कॉम्पोजिशन में मैं काफ़ी रियलिस्टिक काम कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो सब चीज़ें छोड़ती चली गई। मैं इसको ग्रोथ कहता हूँ। ग्रोथ में हम डिसाइड नहीं करते कि हमें क्या करना है, उसमें सब चीज़ें अपना आप निकल कर आती हैं। जैसे पेड़ लगा पौधा है, उसके अंदर से पत्तियाँ अपना आप निकल कर आती हैं। वो डिसाइड नहीं कर सके मेरे को अब सूखी पत्ती निकालनी है, बड़ी पत्ती निकालनी है, छोटी पत्ती निकालनी है या इस तरह की पत्ती निकालनी है। वो उसकी ग्रोथ का हिस्सा है, वो अपना आप उससे निकलती हुई चलती हैं। तो मैंने डिसाइड नहीं किया कि अब मैं एक्ट करता हूँ। अगर मैं डिसाइड करता तो मैं कुछ और भी डिसाइड कर सकता था, लेकिन मेरे हाथ में नहीं था। ये मेरी ग्रोथ का हिस्सा है, मेरा एक्ट करना मेरी ग्रोथ का हिस्सा है। कि कभी भी आप पेंटिंग करने के दौरान या उससे पहले जब आपने सोचा हो कि करना है, तो इस बीच आप कभी फंस गए हो, थॉट और आइडिया के बीच आप अटक गए हो कि कैसे इसको स्टार्ट किया जाए, या फिर आपके मन में चल रहा है और आपको उसको बाहर निकालना है, ऐसा कभी हुआ? जब भी मैं पेंटिंग शुरू करता हूँ, कई बार क्या होता है कि हम जल्दी कर देते हैं,
पेंटिंग हमारे अंदर उतनी ग्रोथ उसकी नहीं होती है और हम स्टार्ट कर देते हैं पेंटिंग्स, तो वो जल्दबाजी में वो पेंटिंग स्टार्ट तो हमने कर दी, लेकिन अभी पेंटिंग अंदर अधकच्ची थी, तो उस पेंटिंग में हम अक्सर अटक जाते हैं। फिर उस पेंटिंग में लगातार काम करते रहते हैं जब तक वो अंदर, फिर वो पेंटिंग अंदर बनने लगती है, अंदर उसकी ग्रोथ होने लगती है। बाहर की काम करने से अंदर ग्रोथ होने लगती है पेंटिंग्स की। तो पेंटिंग अंदर कंप्लीट होने पर काम करते बाहर वो पेंटिंग्स बन जाती है। फर्स्ट सिर्फ तभी होता है जब हम अंदर वाले पेंटिंग्स को ठीक से टाइम नहीं दे पाते और एक के बाद कंटिन्यूस में पेंटिंग करने लगते हैं, तो पूरी ग्रोथ ना होने की वजह से पेंटिंग अधूरी हमारे अंदर होती है, तो हम फंस जाते हैं। पूरी ग्रोथ ना होने के कारण आप कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं और बहुत कुछ बनाते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट के नाम पे। यंग आर्टिस्टों के लिए आप क्या कहते हैं? वो एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो पेंटिंग का मैं अब जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, जो यंग आर्टिस्ट हैं, उनको फिर एक तरह से मैसेज देना चाहता हूँ कि वो जो भी करेंगे अपना करेंगे, जिसमें वो खुद दिखाई पड़े। अगर वो मतलब ये कह रहा हूँ कि वो अपने आप को बनाए। हम सब जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं सब अलग अलग हैं, हम एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक दूसरे से हम बिल्कुल अलग अलग हैं। जब हम अलग अलग हैं तो जब अगर हम अपने को बनाएंगे तो हमारा आर्ट सबसे अलग होगा। बस मेरा इतना कहना है कि वो सिर्फ अपने को ही पेंट करें। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी चीज़ों में आपने प्रकाश डाला है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कैसे बनाना है, कलरों को कैसे यूज़ करना है, टेक्सचर डालना है, लाइट कैसे करना है, डार्क लाइट, या आर्टिस्ट करने के मैसेज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यानी के बहुत पुराने आर्टिस्टों में है, तो नाउ आई कंसिडर इट इज वन ऑफ द, आई वुड से इज अ यंग आर्टिस्ट, बट इज वन ऑफ द सीनियर आर्टिस्ट इन द यंगर कैटेगरी ऑफ आर्टिस्ट, एंड एज एन एब्स्ट्रैक्ट पेंटर ही हैज ऑलवेज हैड हिज ओन प्लेस। उनका जो है वो दिखाई देता है कि दिल से पेंटिंग करते हैं, और उस पर जो है वो एक सीन है, उस पर एक एम्फेसिस है मॉडर्न एब्स्ट्रैक्शन पे। तो उनकी स्ट्रोक्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उनकी लाइन्स बहुत, ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स इज वेरी गुड, एंड हिज सेंसिटिविटी एज वेल एज color combinations are concerned, lines are concerned. And I mean, there's something which you can say which really strikes you when you look at it. You stand before any of these paintings, whether it's yellow or grey or mauve or red, I mean, you find it equally fascinating. That's one of the very big quality that I find in his the abstract paintings. And I also feel that he's an inspiration for a lot of young people. He's as a teacher, I'm sure he must be producing a lot of young artists now in the course of time. And all the very best for him in life, and I'm sure he'll go much, much higher and still do much better than what he's doing now. जब मैं डिफरेंट इनके कलर कॉम्बिनेशंस देखती हूँ और डिफरेंट इनके कॉम्पोजिशंस देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनके जो है ये आपस में आप येलो और रेड्स और वाइट ब्लेंडिंग ऑफ कलर जो है इनका वो इतना खूबसूरत है कि anybody from an A-band to one of the senior artists, I'm sure, will appreciate it beautifully. It really goes on. आप उसको थोड़ी देर देखते रहिएगा तो you will always feel that the painting grows on you so well that you really don't want to get away from it. तो इसमें एक
एक ऐसा कहिए अट्रैक्शन है, इसमें एक इनवाइटिंग स्पिरिट है कि जो आपको जो है खींचता है अपनी तरफ। तो उस पर और aesthetically, artistically, soaps wise, I find his composition absolutely beautiful. तो और अभी इतनी उम्र में अगर उन्होंने इतना अचीव कर लिया है, very important abstract artist. And then looking around, यहाँ से आप देखिए और आप पूरे इस पे आप जो है मूव इनटू द गैलरी, आप देखिए हर कॉम्पोजिशन जो है वो दूसरे से इतना अलग है कि यू सी ऑलवेज समथिंग न्यू इन ईच ऑफ द पेजेस। उसको आप कितना देखते रहिए, लिटरली क्लोज हो रही उनके कलर मिक्सिंग है, उनका पैलेट है, उनका जो है वो स्ट्रोक्स है, एवरीथिंग इनवाइट्स यू एंड लिटरली मेक्स यू इन्वॉल्व। तो वो जो एक खूबी है उसको आप बार बार देखेंगे। अगर जैसे मैं यहाँ बैठ के देखी हूँ, आई एम टेम्प्टेड टू गो देयर एंड सी मोर क्लोजली, तो उसमें एक कशिश है जो आपको जो है अपनी तरफ बुलाती है कि उसको। तो ये एक क्वालिटी है जो बहुत हर पेंटिंग में नहीं आ सकती। तो ये पेंटर के स्ट्रोक्स करिए, कलर ब्लेंडिंग करिए, and there are so many things put together which attract you, that despite abstraction, there's so much of it in the painting, and which really makes you attractive to the extent that you will really be tempted to move further up and see each of the paintings with equal attention. Get absorb it within yourself, and that is what I feel is the greatest achievement of it. Hemraj was a product of College of Art, a very brilliant student when I worked in the College of Art. I have seen his constant researching upon his style, and also I have given my heartiest congratulations to Madam Uma Jain, the director of Thanwal Gandhi. She has normal intuition to search the young talent. The Hemraj was at that time young talent, almost identified with talent, and constantly Hemraj is young to be now in a mature age of art. Really his abstract style not seems to be abstract. He has inserted the light and the colors, the textures. And I haven't seen that any of his paintings are not like it. All are lively and given the most excitement to see and observe and enjoy. And each and every painting has got its aesthetic and the contemporary, aesthetic quality and the contemporary. So I also congratulate that young poetry now mature artist and now very sensitive painters of our country. And he has been constantly experimenting and giving his best effort, best creativity in his painting. And I do hope he will be going more and more, and he is enjoying, first of all, that he is not a compromise, no compromise of his life. Whatever he likes, he has already, experimented, and the composition, the color, the breakthrough, what not. So, in its totality, is one of the most successful paintings.
एक डिफरेंट वर्ल्ड में हम लोग चले गए वापस आए वहां से हम लोग हेमराज जी के आर्ट वर्क में इतनी गहराई और डिटेल देख के हम लोग एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले गए थे। आप लोगों का कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप हेमराज जी से बात कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जब एग्जीबिशन होती है तो सब लोगों के पास या आर्टिस्ट के पास भी इतना वक्त नहीं होता कि हर आर्ट लवर का या सबका वो आंसर दे पाए। जी, आप में से कोई प्रश्न पूछना चाहता है? जी, पूछना चाहते हैं? हेलो सर, मेरा नाम प्रियंका है। सर, मुझे ये पूछना था कि स्टार्टिंग से तो आपने एब्स्ट्रैक्ट नहीं शुरू किया होगा, एक अरसा बाद आपने स्टार्ट किया होगा, तो स्टार्टिंग में मतलब क्या क्या दिक्कतें आई एब्स्ट्रैक्ट करने में, स्टार्ट करने में? क्या लेआउट्स वगैरह तो नहीं, बट जो काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं पूछ भी नहीं पा रही हूँ, बट दिक्कतें क्या क्या आई? क्योंकि अभी जो मैं आपकी पेंटिंग्स में वो जो रिचनेस देख रही हूँ वो स्टार्टिंग में तो बिकॉज हम अगर ट्राई भी करते हैं तो वो नहीं होता है। हेलो, दिक्कतें की बात कर रहे हैं कि इसको बोलते हैं स्ट्रगल। दिक्कतें नहीं होती हैं, ये मंजिल है हमारी। हम शुरू से अब तक का जो सफर, इसे सफर कहेंगे। ये रास्ता है, मंजिल है, और यही मजा है आर्ट का। अगर हम इसको निकाल दें तो पेंटिंग इतनी जरूरी चीज नहीं है। हमारा जो प्रोसेस है पेंटिंग का, मेरे लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है। पेंटिंग बनने के बाद मेरा उससे इतना अटैचमेंट नहीं रहता, मैं प्रोसेस को ज्यादा अहमियत देता हूं, उसको एंजॉय कर। किसी और को कोई प्रश्न पूछना है? मीडियम, टेक्निक, कॉम्पोजिशन? मनीष, अक्षत, आप में से? ब्रिलियंट। तारीफ हो रही है तो मेरे को लगा क्वेश्चन पूछने वाले। देखो, क्वेश्चंस से ही मालूम चलता है कि आपने सुना कितना है। हाँ जी, क्वेश्चन है? हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार सर, मेरा नाम मंजुला कुमार है और मैं लैंडस्केप बनाती हूँ और अपने पेंटिंग में कोशिश करती हूँ बहुत रियलिस्टिक बनाने की। मैं अपने लैंडस्केप में कोशिश करती हूँ बहुत रियलिस्टिक बनाने की। तो मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि इतना रियलिस्टिक बनाने की ज़रूरत नहीं है आर्ट को, लेकिन मैं उसी को एंजॉय करती हूँ। तो मतलब बहुत सारे कमेंट्स मुझे ये आते हैं कि आप जो पेंटिंग कर रहे हो वो पेंटिंग नहीं है, आप जो नेचर में देख रहे हो वो उसको आप हूबहू कैनवास पे उतार दे रहे हो, तो ये कोई आर्ट नहीं है। आर्ट अंदर से कुछ और निकलना चाहिए, लेकिन मैं उसी को एंजॉय करती हूँ, तो मैं क्या करूँ? हाँ हाँ, देखो, मैंने वीडियो में ये बोला था कि रियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट, ये दोनों पहलू हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिक्का चलता नहीं है, एक साइड में कुछ प्रिंट हो, एक साइड में नहीं प्रिंट हो। तो आर्ट दोनों में बराबर बहती है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, जैसा आप करते हैं वैसे किए करें, कोई क्या बोलता है उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे 10 साल यही बात जानने में लग गए, कोई मेरी पेंटिंग के बारे में बात कर रहा है तो वो आपकी पेंटिंग के बारे में बात नहीं कर रहा होता है, वो अपनी बारे में बात कर रहा होता है कि मुझे इस तरह की पेंटिंग पसंद है।
आपकी पेंटिंग की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? वो अपनी बात कर रहा है। बोलो भाई आप पेमेंट करो, मैं आपकी तरह बना देती हूँ। बात सही कह रहे हैं बिल्कुल। बहुत ही अच्छा आंसर है इस बात का कि एक्चुअली जो आपको मॉडिफाई करना चाहते हैं, आपके स्टाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा पेंटिंग क्यों नहीं करते, वैसा क्यों नहीं करते, वो अपनी इच्छाएं आपके ऊपर थोप रहे हैं। एक दिन आपको फिर वो ये भी बताएंगे आप कपड़े कैसे पहने, फिर बाल कैसे बनाएं, फिर क्या खाएं, कौन सी गाड़ी खरीदें, कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं। तो ये जो समाज है या दूसरे लोग हैं तो हम ही लोग, हम भी कभी कभी उस रोल में चले जाते होंगे जाने अनजाने, लेकिन आपको उनकी बातों को इस तरह से लेना है कि ये उसकी इच्छा है। मेरे को जीवन मेरा मिला है, मैं अपनी इच्छाओं के लिए जीवन को जीऊंगा। और आप जो आर्ट कर रहे हैं उसमें जब आपको मजा आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपकी जिंदगी है। कोई किसी को राइट नहीं है, कोई ऐसा अधिकार नहीं मिला कि वो आपको इसमें सजेस्ट करे। जिस दिन आपका मन करेगा कि अब मुझे लग रहा है कि मुझे किसी गुरु की जरूरत है या किसी सीनियर की जरूरत है, किसी आर्ट क्रिटिक की जरूरत है, सजेशंस की जरूरत है, तब आप जब खोजने निकलेंगे वो सही रास्ता होगा, वो सही वक्त होगा अपने काम में बदलाव लाने का। ये स्टूडेंट पे लागू नहीं है। समझे ना, स्टूडेंट को अपनी बात की, टीचर की बात तो माननी ही पड़ेगी। वो जैसा आपको गाइड कर रहे हैं सुनो, लेकिन जब आप आर्ट फील्ड में आ ही गए हैं तो सबको मालूम चल ही जाता है कि मेरी पेंटिंग बनी कैसे है। कोई भी आर्टिस्ट ऐसा नहीं होता जब वो खत्म करता है पेंटिंग उसे तुरंत आभास हो जाता है कि पेंटिंग बनी है कि नहीं बनी है, कितनी अच्छी बनी है उसे ये भी मालूम चल जाता है। फिर अगर उसके अंदर जरा सा भी कॉन्फिडेंस में कमी है, जरा सा भी उसके अंदर लगता है कि ये पेंटिंग है क्या नहीं है, कैसी है पता नहीं लग रहा, तो फिर वो क्या करेगा, किसी और दूसरे आर्टिस्ट को दिखाएगा या किसी और को दिखाएगा, भाई जरा देखना ये पेंटिंग कैसे बनी है। किससे पूछ रहे हो? जिसने बनाई है उससे पूछा ही नहीं। जिसने बनाई है सिर्फ उसी से पूछने की जरूरत होती है और किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। सर मेरा एक सवाल है आपसे। मेरा नाम पारुल गर्ग है और मैं कोलाज ऑफ आर्ट की स्टूडेंट हूँ। आपका काम तो डेफिनेटली बहुत आउटस्टैंडिंग है और आपका जो पर्सपेक्टिव था कि लास्ट नंबर भी पहला नंबर हो सकता है, हमारा देखने का नज़रिया बस हमें चेंज करना है। मैं भी एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करती हूँ और अभी लर्न ही कर रही हूँ। मुझे जस्ट ये मालूम करना है कि जब आप कोई भी पेंटिंग स्टार्ट करते हो तो उसके पीछे आप कोई स्टोरी पहले क्रिएट करते हो या हमें करनी चाहिए? जैसे मैं भी जब कैनवास अपने सामने रखती हूँ तो कलर्स लगा देती हूँ, फिर सोचती हूँ कि ये बना क्यों रही हूँ, तो स्टोरी अब क्रिएट करूँ या बस ऐसे ही लगाती रहूँ कलर? तो मतलब आप क्या सजेस्ट करेंगे मेरे लिए, या आपकी पेंटिंग्स में भी क्या मतलब कुछ स्टोरी रहती है, आप सोचते हैं कुछ इस तरह के बारे में? क्या नाम बताया आपने? पारुल। पारुल जी देखिएगा, ये मेरी अपनी बातें हैं, हो सकता है किसी की और हो। आपने एक मूवी देखी होगी शतरंज के खिलाड़ी। शतरंज के खिलाड़ी किसने मूवी देखी है? पुरानी मूवी है, कुछ लोगों ने देखी होगी, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी। मैं बता रहा हूँ उसके बारे में। उसमें जो शतरंज के खिलाड़ी होते हैं, 2 प्लेयर होते हैं, वो दिन रात शतरंज खेलते हैं, सुबह शाम दिन दोपहर कुछ पता नहीं, सिर्फ शतरंज ही उनका जीवन है। तो उनकी बीवियां तंग आ जाती हैं उनके शतरंज से, वो उनकी गोटियां उठाकर फेंक देती हैं। जो शतरंज की गोटियां होती है ना, ये राजा, ये वजीर, ये फलाना, ये ढिमका, उनकी वो गोटियां उठाकर फेंक देती हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आलू, प्याज, भिंडी, मिर्ची, इनको वो हाथी, घोड़े, प्यांदा, वजीर, रानी बना देते हैं। तो गेम वो नहीं है जो आप बना रहे हैं पेंटिंग के अंदर, आदमी, औरत, रानी, किंग, ये प्यांदा। गेम तो कुछ और चल रहा है, समझे मेरी बात? आर्ट के अंदर गेम कुछ और होता है। ये तो सिर्फ प्यांदे होते हैं, सिर्फ गोटियां होती हैं, ये
गोटियां और रख दो तो तब भी पेंटिंग बनती है। इससे फर्क नहीं पड़ता आप क्या रख रहे हो उसके ऊपर, आपके मानने के ऊपर फर्क पड़ता है कि आप मानते क्या हो इनको। कोई कुछ भी बोलता रहे, आपने बोला है कि ये मैंने हाथी बनाया है तो हाथी है वो। तो शतरंज की गोटियां हैं जो आपने बनाई हुई दिखती हैं उसके अंदर। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां हेमराज के इस शानदार प्रेजेंटेशन के लिए। और हम लोग आपका बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने वक्त निकाला और सुबह से आप ड्यूटी पे भी गए और उसके बाद आपने जो है इस लेक्चर के लिए वक्त निकाला। प्लीज़ हमें ज्वाइन कीजिए एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए। आप लोग भी प्लीज़ ग्रुप फोटोग्राफ में हमें ज्वाइन कर लीजिए। प्लीज़ आइए आइए।